वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है और इस पोस्ट का नाम की अगर हम बात करें तो इसे एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी आई है ये PCS लेवल की है और आपको पता ही है कि PCS लेवल किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। तो आंध्र प्रदेश यानी कि APPCS के द्वारा ये वैकेंसी आई है और इस पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर ऑफिसर। इस वीडियो के दौरान में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे जिसमें हम जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, उसके साथ साथ सिलेबस क्या रहने वाला है, कब एग्ज़ाम डेट है और कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और कौन सा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। डैट मीन्स कि टोटल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के दौरान आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो जैसा कि हमने बताया कि ये PCS लेवल की जॉब है और ये जो वैकेंसी है ये आंध्र प्रदेश में आई हुई है। लेकिन आंध्र प्रदेश में आई हुई है तो आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के लिए ये वैकेंसी एलिजिबल है। उसके बाद सबसे पहले इसे पार्ट में बांट दिया गया है। डैट मीन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्राइटेरिया क्या होने वाला है उसे पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। सबसे पहला ये है कि इसमें एज का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 18 से 42 साल इसमें एज है। यानी कि 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कास्ट बेसिस पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सैलरी की अगर हम बात करते हैं कि पे स्केल कितना होने वाला है तो इसमें 54,000 से स्टार्टिंग होगा और 1,40,540 रुपया मिलने वाला है। अब 54,000 तो आपका बेसिक पेमेंट हो गया, लेकिन 1,40,000 रुपया का अगर बात करें तो ये जैसे आपका प्रमोशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी इंक्रीज करते रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शैल अप्लाई ओनली थ्रू द कमीशन वेबसाइट। कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि .pcsap.andhrapradesh.government.com। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 19/8/2025 से लेकर 8/9/2025 तक इस फॉर्म का, इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो 20 दिन का समय है, इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अब चलते हैं पोस्ट के बारे में, समझ लेते हैं कि पोस्ट कैसा है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोनल पोस्ट है। जोनल डैट मीन्स की एरिया वाइज पोस्ट है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पोस्ट का नाम क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में AO का वैकेंसी है और एग्रीकल्चर सर्विस में आपको पोस्टिंग होगा, जाहिर सी बात है। इसमें जोन 1 की अगर बात करें या जोन 3 की बात करें तो जोन 1 में 8 वैकेंसी है, यानी कि 8 है, और जोन 3 में 2 है। कुल मिला के आपके पास वैकेंसी की अगर बात करें तो 10 वैकेंसी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टूडेंट हेल्दी होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो होता ही है मेरे ख्याल। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखते हैं, जैसे कि हमारा क्वालिफिकेशन। जैसे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको समझते हैं। कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है जो स्टूडेंट 4 साल की डिग्री में अपना बैचलर डिग्री किया हो। किसमें? तो एग्रीकल्चर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी जैसे ICAR एक्रीडेशन। बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं जो ICAR एक्रीडेशन नहीं होता है, लेकिन वो भी बच्चा फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर आप किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो ICAR किया है वहीं ICAR से एक्रीडेशन है वहीं कॉलेज वाले भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ICAR भी डालेंगे और उसके साथ साथ नॉन ICAR भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करें कि आगे का प्रोसीजर कैसा रहने वाला है। ये तो बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन अगर आप लेना है तो आपके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है और एज रिलैक्सेशन कितना मिला। सबसे बेसिक चीज़ें ये है कि मिनिमम एज कितना है तो 18 साल है, मैक्सिमम की बात करें तो 42 है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, देखो एज रिलैक्सेशन अगर हम समझते हैं कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है तो जैसे आपको समय दिया हुआ है कि 18 साल से लेकर 42 साल आपके पास क्या है,
हाईएस्ट समय है, इतने के बीच में इन बिटवीन आप अगर एज है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक टर्म आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे 42 साल आपको मैक्सिमम एज है और अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जितना भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसे जोड़ लेना, ऐड कर लेना और वो हाईएस्ट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एज हो जाएगा। जैसे SC ST OBC एंड EWS के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो 5 साल इसमें ऐड करेंगे तो 42 और 5 कितना होता है, 47 होता है। डेट मीन्स कि 47 साल तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसी तरह हर एक कैटेगरी के लिए बांटा गया है। जैसे SC ST के लिए वैक्सीनेशन स्टूडेंट है तो उनके लिए 10 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है। PBD की बात करें तो उस पर 10 साल का रिलैक्सेशन। एज अगर एक सर्विलेंस मैन है किसी आपके घर में, अगर कोई एक सर्विलेंस मैन है तो उनके लिए 3 साल का। NCC वगैरह किए हुए हैं तो उनके लिए भी 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश अगर गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर घर से कोई भी मेंबर, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि स्टेट सेंसस डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है आपके फैमिली से, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये तो एज रिलैक्सेशन रहा। बाकी कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है, हम डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि उस पर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो उसका अपना अपना एक फ़ी स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो फ़ी लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, वो 250 रुपया तो आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। लेकिन वहीं 120 रुपया की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी वो लगने वाला। एप्लीकेशन फ़ी अलग होता है, एग्जामिनेशन फ़ी अलग होता है। एग्जामिनेशन फ़ी डैट मीन्स कि आप जिस हॉल में एग्ज़ाम देते हैं, आप जिस हॉल में एग्ज़ाम कराया जाता है जहाँ पे सेंटर पे, उसको हम एग्जामिनेशन फ़ी कहते हैं। ठीक है, उसका जो फ़ी है एग्ज़ाम का वो। एप्लीकेशन फ़ी मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हो उस एप्लीकेशन का जो अमाउंट है उसको हम एप्लीकेशन फ़ी कहते हैं और ये दोनों मिलाकर 370 रुपया होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट है, 120 रुपया तो आपको 100 किसके लिए देना पड़ेगा, तो वो देना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन फ़ी। 250 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी है। अगर SC ST से अगर आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप 120 रुपया नहीं देंगे, मतलब एग्जामिनेशन फ़ी आपका वहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये रहा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। मोड ऑफ फ़ी स्ट्रक्चर का मतलब है, मोड का मतलब होता है किस माध्यम से आप देंगे, तो पे फोन वगैरह आप कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ये जोनल प्रोसेस है, तो जोनल के बारे में हमने बता दिया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि जैसे मिनिमम एक कट ऑफ डिसाइड होता है कि कैटेगरी वाइज भी डिसाइड होता है कि अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम कटअप इतना लाना पड़ेगा। यानी कि टोटल नंबर का, जैसे मान लो कि ये एग्ज़ाम 300 का होने वाला, 450 का, तो 450 का 40% जितना होगा उतना में आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप ओपन कंपटीशन का मतलब ये है कि जो जनरल के स्टूडेंट होते हैं, डैट मीन्स कि अगर आउट ऑफ स्टेट का भी कोई विद्यार्थी है तो वो जनरल से फाइट करेगा। तो अगर आप ओपन कंपटीशन करते हैं या एक सर्विलेंस या EWS है तो 40% आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें से 40 नंबर आपको लाना ही लाना होगा मिनिमम। बाकी सिलेक्शन प्रोसीड डिसाइड होता है वो कट ऑफ बेसिस पे, फिर आगे कट ऑफ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बैकवर्ड क्लास से अगर आप है तो 35% आपको लाना पड़ेगा। SC ST और PBD से है तो 30% आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। मैक्सिमम तो आप जितना भी ला सकते हैं और उसी बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को जब हम फाइट करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम को हमें फाइट करना होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना। अब देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 पेपर 2 होगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ रहेगा, ना कि सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो पेपर 1 में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडी एंड मेंटल एबिलिटी। जनरल स्टडी में GK आ जाएगा, GS आ जाएगा, करेंट अफेयर आ जाएगा और उसके अंदर GK GS के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहाँ से क्वेश्चन लिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 150 होने वाला है और नंबर ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो 150 मिनट यहाँ पे रहने वाला है। मैक्सिमम नंबर यानी कि मैक्सिमम नंबर 150 का हो गया। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ये पेपर 1 की बात है, यानी कि GK GS के बारे में हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 के बारे में, जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जो कोर सब्जेक्ट है हमारा, उसका एग्ज़ाम होगा, तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 150 का होगा। कितना का होगा? 150 का। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 150 में 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 का नंबर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे रहने वाला है।
तो पेपर 1 150 का है, 150 नंबर का, पेपर 2 300 नंबर का। क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन वो नंबर बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन जो मेंस का एग्जाम होने का यानी कि पेपर 2 का होगा वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और वहीं जो पेपर 1 होगा वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 450 आपको टोटल नंबर देखने को मिलेगा। अब इस पे जो हमने बताया कि 40% जनरल के लिए या ओपन कंपटीशन के लिए 35% और 30%, तो इस 450 का जितना परसेंटेज बताया गया अगर लाते हैं तो आप मिनिमम मतलब ये क्वालिफाई कर पाते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं जनरल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जनरल का सिलेबस जैसे हमने बताया कि जीके जीएस का सारे पोर्शन। अब जीके जीएस में क्या आ जाएगा, जीके में क्या आता है, तो आप जीके में कह सकते हो कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आ जाता है, तो वहाँ पे आता है हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, ज्योग्राफी आता है, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल नेशनल सारी चीज़ें इवेंट देखना पड़ेगा, करेंट सिचुएशन। और आंध्र प्रदेश में ये वैकेंसी आई हुई है, तो स्टेट के बारे में आंध्र प्रदेश की जो हिस्ट्री है या आंध्र प्रदेश का जो जीके जीएस है उसके बारे में स्पेशल आंध्र प्रदेश आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जीके जीएस रहा। बाकी टॉपिक वाइज दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मेजर करेंट इवेंट ऑफ द इशू ऑफ द पेनिट्रेटिंग टू इंटरनेशनल यानी कि नेशनल और नेशनल, तो करेंट अफेयर आप कह सकते हैं, करेंट अफेयर से ज़्यादा पोर्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हैं तो करेंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट जो भी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी ऐड किया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको देख लेंगे, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है, मेन जो हमारा सब्जेक्ट सिलेबस देखना है वो एग्रीकल्चर का सिलेबस देखना है। किसका? एग्रीकल्चर का सिलेबस देखना है। एग्रीकल्चर का सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि होली एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। एक्सेप्शन यानी कि कुछ अपवाद है जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एग्रीकल्चर का होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। अब प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर का 60 से 70% पोर्शन एग्रोनॉमी क्या करता है, तो कवर करता है। अब एग्रोनॉमी में जो भी टॉपिक वाइज है ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्जेक्ट देख रहे हैं। अब फील्ड क्रॉप की बात करें, खरीफ फील्ड, जैसे खरीफ में कौन कौन से क्रॉप आते हैं, जैसे पल्सेज आते हैं, पिजन पी आ गया, मूंग बीन आ गया, उड़द बीन आ गया, वाइल्ड सीड आ गया, ग्राउंडनट आ गया, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये भी एग्रोनॉमी का पार्ट है और इसे क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। फिर दूसरा फील्ड क्रॉप रबी सीजन का, जो रबी सीजन आने वाला है, रबी सीजन में जो क्रॉप सोइंग करते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में वीट मैनेजमेंट, तो वीट साइंस से भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि वीट क्या होता है, क्या हार्मफुल वीट होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग माइक्रो इरिगेशन। वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ इरिगेशन और ड्रेनेज पार्ट से आपको यहाँ पूछा जाएगा। इरिगेशन और ड्रेनेज पार्ट, इरिगेशन क्या होता है, किस क्रॉप में कितना इरिगेशन देते हैं, इरिगेशन वाटर इफिशियंसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इंडिया काफ़ी बढ़ रही है, इंडिया ही नहीं बल्कि हर कंट्री ऑर्गेनिक की तरफ के बढ़ रही है। तो ऑर्गेनिक करेंट सिचुएशन है, करेंट से रिलेटेड है, तो ऑर्गेनिक से आपका क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर वहीं बात करें 7वें नंबर का, तो फार्मिंग सिस्टम एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेट मीन्स कि टिकाऊ खेती क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ बायो ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स भी आ जाएगा, सेल साइकिल क्या होता है और प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। टॉपिक वाइज दे रखा है, आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। हम इसका PDF जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी ऐड किया गया है। सॉइल साइंस यानी कि कंप्लीट सॉइल साइंस आपसे पूछा जाएगा। सॉइल साइंस में अलग अलग चीज़ें होती है, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल पर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। सॉइल केमिस्ट्री, तो ये सॉइल फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सॉइल का पार्ट है। तो सॉइल में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है, फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल में, इसके बारे में। प्लांट इंटोमोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट में डिजीज लगा हुआ है उसके बारे में। अब जो डिजीज लगेगा उसे प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो पेस्ट लगेगा उसे प्लांट इंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में इंसेक्ट क्या होता है उसका मॉर्फोलॉजी समझते हैं, सिस्टमैटिक क्या होता है उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इंसेक्ट इकोलॉजी ये इंटोमोलॉजी का पार्ट ही है, तो आप कह सकते हो कि इंटोमोलॉजी से ओवरऑल इंटोमोलॉजी आप पढ़ के जाना, सारी चीज़ें आपसे इंटोमोलॉजी से पूछा जाएगा। पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन का मतलब है कि फील्ड क्रॉप काम में जो पेस्ट लगता है उस पेस्ट को क्या कहते हैं। फील्ड क्रॉप पेस्ट अलग होता है, स्टोरेज पेस्ट अलग होता है, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट अलग होता है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स तो हमारा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन
उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जैसे कि कोई ट्रेड वगैरह से रिलेटेड उसका प्राइस प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, वेल्थ क्या होता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। 17 नंबर अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, ये भी किस में आ जाएगा, तो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कुल मिला के हमारे पास एग्रीकल्चर में 5-6 सब्जेक्ट मेजर है। हॉर्टिकल्चर इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये चीज़ें याद रखना है। इसमें क्या क्या, सॉइल साइंस, फिजियोलॉजी, इंटोमोलॉजी, उसके बाद एग्रोनॉमी का पूरा पोर्शन है, उसके साथ साथ इंटोमोलॉजी का पूरा पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप सबको एक चीज़ें समझ में आई होगी और सारी चीज़ें हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। बाकी कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है इस जॉब से रिलेटेड या फिर इस एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप हो, अगर किसी भी प्रकार का समस्या आ रहा है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 8076921823 पे। आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। बाकी अगर चाहते हैं आप फॉर्म फिलअप करना तो प्रोसीजर मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नई वैकेंसी के बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेशन हो जाएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होगा। और जब मोटिवेशन आएगा तो हम आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।